दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही है। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर झारखंड। बीते दिनों छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही थी। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना की लॉन्चिंग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस योजना से लगभग 19 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई या फिर 23 मई। 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। हैशटैग शेयर अवर हेरिटेज कैंपेन के एक हिस्से के रूप में यूनेस्को संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से यूनेस्को ने दुनिया भर से वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की विशेषता वाली एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की है। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। दूसरा सवाल देखते हैं। खबरों में रही बालगंगा बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। हाल ही में बालगंगा बांध परियोजना के संदर्भ में बंबई हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को ठुकरा दिया है। साथ ही राज्य एजेंसियों को 303 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया है। बालगंगा डैम उन 14 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है जो एंटी करप्शन ब्यूरो स्कैनर के अंतर्गत आते हैं। गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल ने पिछले साल अप्रैल में कोंकण सिंचाई विकास निगम और राज्य सरकार को 60 दिनों के भीतर ठेकेदार को 303 करोड़ रुपए का भुगतान देने का निर्देश दिया था। इन अधिकारियों ने पिछले साल जून माह में ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ रुख किया था। आपको बता दें कि बालगंगा बांध परियोजना का मकसद नवी मुंबई के विस्तारित क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। तीसरा प्रश्न, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर असम। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने उन आशंकाओं को नकार दिया है जिनमें उसकी ड्रिलिंग परियोजना से असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को खतरा बताया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बीते 19 मई को घोषणा की थी कि उसे हाइड्रोकार्बन के विस्तार और ड्रिलिंग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। विस्तार और ड्रिलिंग के ये कार्य पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के 765 वर्ग किलोमीटर के पार्क के भीतर 7 जगहों पर किए जाएंगे। आपको बता दें कि डिब्रू सैखोवा ब्रह्मपुत्र, लोहित और डिब्रू नदियों से घिरा एक द्वीप है। डिब्रू सैखोवा एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। डिब्रू सैखोवा में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का मिश्रण पाया जाता है। यह भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र आवास है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी असम में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क अवस्थित है। चौथा सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेन और नीट 2020 के मॉक टेस्ट के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए छात्र अब इस मोबाइल के जरिए अपना मॉक टेस्ट ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। पांचवा सवाल देखते हैं। खबरों में रही पैंगोंग त्सो झील का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव के कारण पैंगोंग त्सो झील चर्चा में है।
आपको बता दें कि यह झील भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। इस झील का 1/3 भाग भारत के जबकि 2/3 भाग चीन के नियंत्रण में आता है। यह लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लैंडलॉक्ड झील है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इसका संबंध लद्दाख से है। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नदी और हिमनद का जल लवणीय होता है। दूसरा कथन महासागरों एवं जलों का जल अलवणीय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। लवणीय जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांशतः साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड अथवा खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। लवणता दरअसल 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 पार्ट्स पर 1000 होती है। गौरतलब है कि इजराइल स्थित मृत सागर यानी डेड सी की लवणता 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है। इसके अलावा आपको बता दें कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से क्या महासागरीय गतियों का एक प्रकार है? ऑप्शन है तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या फिर उपर्युक्त सभी। विश्लेषण देखते हैं। तालाब और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यानी यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। ये हैं तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। समुद्री सतह पर पवनों के बहने से तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी कि जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें ही तरंगे कहते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल के उठने और गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये सभी महासागरीय गतियों के प्रकार हैं। आठवां सवाल देखते हैं। भारतीय सीमा का वह दक्षिणतम बिंदु कौन सा है जो सुनामी के कारण डूब गया था? ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, रामेश्वरम आइलैंड या फिर मिनिकॉय आइलैंड। भूकंप, ज्वालामुखी अथवा जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगें यानी हार्बर वेव्स, क्योंकि सुनामी आने पर हार्बर्स नष्ट हो जाते हैं। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थीं जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारतीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी पूरी तरह से डूब गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इंदिरा पॉइंट। 9वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों के निकट उत्पन्न होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। महासागरीय धाराएं 2 तरह की हो सकती हैं, एक गर्म और ठंडी। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। गल्फ स्ट्रीम एक तरह की गर्म जलधारा है। ठंडी धाराएं ध्रुवों अथवा उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की तरफ प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर ठंडी जलधारा होती है। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान मत्स्यन के लिए दुनिया भर में सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास के क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दोनों कथन सही हैं। चलिए अब 10वां सवाल देखते हैं। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है।
केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय उठने वाले ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। और आखिरी कथन है, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। तो चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के एक बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है और तट के पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय उच्च ज्वार आता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इन्हें ही बृहद ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है तब पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। यह कथन गलत है। तो चलिए अब आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना के खिलाफ #मिशन एकम्प्लिश्ड की घोषणा की है? ऑप्शन है स्लोवेनिया, इटली, तुर्की या फिर भारत। तो कमेंट सेक्शन में इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब देना ना भूलें। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।